हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो रामचंद्र तिवारी सीरीज थी उसके पार्ट 25 तक कंप्लीट हो गया है। आज हम पार्ट 26 पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पुस्तक का नाम हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। मेरे बारे में, मेरा नाम शैली वाजने है। मैं यूजीसी नेट 2021 की टॉपर हूँ। इसके अलावा मैंने इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, एयूडी और डीयू आदि के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था और वर्तमान समय में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने 2024 में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था। साथ ही साथ मैंने 2024 में फिर से यूजीसी नेट का एग्जाम 99.97 परसेंटाइल के साथ पास किया। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने एचएन अध्ययन पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पर मेरा शिव शक्ति बैच 1 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। तो आप लोग अगर बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी या शुक्ल या अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं और उसके साथ साथ पीवाई की एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। हमने फीस बहुत ही मिनिमम रखी है। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, तो आप उसके लिए हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी हमारे ऐप पे बैचेस अवेलेबल हैं, तो भी मिनिमम प्राइस के साथ। और इसके अलावा अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग मेरा कोड SHAILY शैली 11 यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, आधुनिक बोध के विविध स्तर। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के वर्गीकरण की समस्या पर विचार करते हुए हम यह कह आए हैं कि कोई भी वर्गीकरण पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। आधुनिक बोध के आधार पर प्रेमचंदोत्तर उपन्यास का वर्ग विशेष निश्चय करना भी पूर्णतः निर्दोष नहीं हो सकता। इसका एक कारण तो यह है कि आधुनिकता बोध स्वयं में एक जटिल अवधारणा है। प्रगतिशील और मूल्यवादी विचारक इसे मानवता के भविष्य निर्माण के संघर्ष में बाधक मानते हैं। उनके अनुसार अस्तित्ववादी दर्शन से प्रेरित आधुनिकता बोध मनुष्य को निराशा, कुंठित, एकाकी और निष्क्रिय बना देता है। आधुनिक यंत्र दानव के यक्ष समक्ष हम अपनी हीनता और व्यर्थता के बोध से आक्रांत मनुष्य बेहतर जीवन निर्माण के लिए संघर्ष नहीं कर सकता। इसलिए विसंगति, विडंबना, व्यर्थता, अजनबीपन, नैराश्य, कुंठा, संत्रांश आदि को आधुनिक बोध का पर्याय मान लेना उचित नहीं है। वर्तमान औद्योगिक सभ्यता के अंतर्गत मनुष्य का पदार्थीकरण होना उसकी नियति है। निराशा, ऊब, ग्लानि, व्यर्थता बोध आज का जीवन सत्य है। यह स्वीकार कर लेने से मनुष्य की संकल्प शक्ति का ह्रास नहीं होता है और वह नियति का दास बनकर रह जाता है। इसलिए आधुनिकता बोध के स्थान पर वे यथार्थ बोध को महत्व देते हैं। मुक्तिबोध बलपूर्वक कहते हैं। महत्वपूर्ण कथन है, अगले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना आधुनिक भावबोध के अंतर्गत है। आधुनिक भावबोध के अंतर्गत यह भी है कि मानवता के भविष्य निर्माण के संघर्ष में हम और भी अधिक दृढ़चित्त हों तथा हम वर्तमान स्थिति को सुधारें, नैतिक ह्रास को थामे, उत्पीड़ित मनुष्य के साथ एकात्म होकर उसकी मुक्ति के उपाय योजना करें। तो कथन किसका है? मुक्तिबोध जी का, कि अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना आधुनिक भावबोध के अंदर है। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान इसे प्रक्रिया मानते हैं। वे कहते हैं, इतना साफ हो चुका है कि यह एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में स्वीकृत मूल्य अस्वीकृत होकर फिर बनते मिटते रहते हैं। किसका कथन है? इंद्रनाथ मदान जी का। इसलिए वे इसके अनेक स्तर मानते हैं। उनके अनुसार गोदान में यह एक स्तर पर, शेखर एक जीवनी में दूसरे स्तर पर, बलचनमा में तीसरे स्तर पर, न आने वाला कल में चौथे स्तर पर, एक चूहे की मौत में 5वें स्तर पर, सफेद मेमने में 6ठे स्तर पर, वे दिन में 7वें स्तर पर और मुर्दा घर में 8वें स्तर पर प्रतिबिंबित हुआ है। अगला कथन है, महत्वपूर्ण है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अपने वर्तमान के प्रति तीव्रतम सजगता आधुनिकता का केंद्रीय तत्व है। तो आधुनिकता का केंद्रीय तत्व क्या है? कि अपने वर्तमान के प्रति तीव्रतम सजगता। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला कथन है रामदर्श मिश्र जी का। दुर्भाग्य से शहरी मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की जड़ता, ठहराव, स्तब्धता, टूटन, कुंठा को ही आधुनिक बोध मान लिया जाता है। इस सारी जड़ता, ठहराव, कुंठा का तीव्र बोध कभी को होना चाहिए, किंतु उन्हें इनके व्यापक परिवेश में देखने की आवश्यकता है। इन्हें तोड़ने की चेष्टा करने वाली अभिव्यक्त आकुलता भी आधुनिक बोध है।
तो किसकी कथन है? रामदरस मिश्र जी का। व्याख्याएं और भी हैं, इनसे इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है जिसका स्वरूप ही विवादास्पद है, इसके आधार पर रचना की पहचान कैसे हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि कोई भी रचनाकार किस अवधारणा विशेष के सांचे में ढालकर अपनी रचना नहीं करता, इसलिए रचनाओं का वर्गीकरण पूर्व निर्दिष्ट अवधारणा मूलक शीर्षकों में नहीं किया जा सकता। यहाँ हम आधुनिकता बोध को एक प्रक्रिया मानकर थोड़े लचीले अर्थ में इसके अंतर्गत उन सभी लेखकों को रखना चाहेंगे जो किसी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है किंतु वर्तमान परिवेश के प्रति सजग और संवेदनशील हैं। इनमें है प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, कृष्णचंद्र भिक्षु, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, मस्तराम कपूर, धर्मवीर भारती, कृष्ण बलदेव वैद्य, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, महीप सिंह, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी, योगेश गुप्त, द्रोणवीर कोहली, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी, महेंद्र भल्ला, दुष्यंत कुमार, कामता नाथ, गिरिराज किशोर, भीम सिंह त्यागी, दूधनाथ सिंह, रमेश चंद्र शाह, विजय, विनोद कुमार शुक्ल, रविंद्र कालिया, गोविंद मिश्र, गोपाल उपाध्याय, गंगा प्रसाद विमल, पुन्नी सिंह, सुशील, राजकृष्ण मिश्र, चंद्रकिशोर जायसवाल, नरेंद्र कोहली, मणि मधुकर, पंकज बिष्ट, राजकिशोर, मंजूर एहतेशाम, प्रमोद सिन्हा, योगेश गुप्त, गिरधर गोपाल आदि उल्लेखनीय हैं। अब पहले उपन्यासकार हैं हमारे प्रभाकर माचवे। प्रयोग धर्मी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके उपन्यास है परंतु, एकतारा, सांचा, द्वाभा, जो, किशोर, 30, 40, 50, ये एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। अनदेखी, दर्द के पैबंद, धूत, किस लिए, आंख तेरी बाकी, उनका महत्वपूर्ण, लापता आदि उल्लेखनीय है। विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना इनके नाम महत्वपूर्ण है। परंतु जो उपन्यास है मैं विधवा हेमवती के आर्थिक विवशता का लाभ उठाकर सेठ लक्ष्मीचंद उठाता है और उसका नैतिक शोषण करता है। द्वाभा की नायिका आभा का मन आत्मनिष्ठा और लोकनिष्ठा के बीच खंडित है। एक प्रकार से वह आजीवन द्वाभा बनकर जीती है। सांचा में माचवे जी ने यांत्रिकीकरण के विरुद्ध स्वतंत्र चेतना का समर्थन किया है। 30, 40, 50, किस लिए, दर्द के पैबंद को आपने प्रश्नोपनिषद बना दिया है। इसमें वर्तमान जीवन व्यवस्था की रिक्तता और मूल्यहीनता को लेकर वैचारिक धरातल पर अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। धूत में आपने के अपने प्रत्येक क्रियाकलाप के धूत कीड़ा के रूप में देखा है। महत्वपूर्ण ये विषय वस्तु जितना ये महत्वपूर्ण है कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। आंख मेरी बाकी उनका मैं, अनुभव के टुकड़े, कल्पना और उड़ानों, जीवन की वास्तविकता और रिपोर्टों, संवादों आदि से निर्मित एक कोलाज माना है। किस उपन्यास को कोलाज माना है? तो आंख मेरी बाकी उनका। अगले उपन्यासकार है नरेश मेहता। इनके 7 उपन्यास है। डूबते मस्तूल, धूमकेतु एक श्रुति, यह पथ बंधु था, 2 एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा भाग 1 भाग 2 प्रकाशित हैं। नरेश मेहता की जीवन दृष्टि मानवतावादी है। तो कैसी दृष्टि है? मानवतावादी। वे मानवीय पीड़ा का मार्मिक चित्रण करते हैं। नारी उत्पीड़न की समस्या तो उनके प्रत्येक उपन्यास में उभर कर सामने आती है। डूबते मस्तूल के रंजना के माध्यम से मध्यम वर्गीय नारी की समस्या का चित्रण किया है। तो डूबते मस्तूल में की विषय वस्तु क्या है? रंजना नामक नारी की जो कि मध्यम वर्गीय है उसकी समस्या को चित्रित किया गया है। धूमकेतु एक श्रुति में मातृहीन बालक उद्ययन की मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। तो धूमकेतु एक श्रुति में मातृहीन बालक के उद्ययन, उसके मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है, उसके मन का विवेचन किया है। 2 एकांत, यह पथ बंधु था में एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपति श्रीधर और सरो के जीवन संघर्ष की करुण कहानी कही गई है। तो यह पथ बंधुता के पात्र कौन है? श्रीधर और सरस्वती। 2 एकांत में विवेक और वनीरा और मेजर आनंद के माध्यम से आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों और उनसे उत्पन्न तनाव का चित्रण किया गया है। नदी यशस्वी है, धूमकेतु एक स्थिति का दूसरा खंड है। तो दूसरा खंड है, इसके उद्ययन किशोरावस्था में पहुंच जाता है और अपनी अनंत बौद्धिक जिज्ञासाओं के साथ जीवन को अग्रसर होता है। तो यहाँ पे जो धूमकेतु एक स्थिति है उसका भाग 2 में उद्ययन जो बड़ा हो जाता है। यहाँ भी उसके मनोवैज्ञानिक विकास का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। प्रथम
फाल्गुन में गोपा और महिम के माध्यम से आज से 50-60 वर्ष पूर्व के लखनऊ का जीवन चित्रित किया गया है। तो प्रथम फाल्गुन की विषय वस्तु क्या है? गोपा और महिम के माध्यम से आज के 50-60 वर्ष पूर्व के लखनऊ का जीवन चित्रित किया गया है। उत्तर कथा दो भाग में है। मालवा के कुछ ब्राह्मण परिवारों को केंद्र में रखकर 20वीं शती के प्रथमार्ध की कथा कही गई है। लेखक ने दुर्गा, वसुंधरा और गायत्री के माध्यम से 3 अलग-अलग संदर्भों से नारी उत्पीड़न का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। अगले उपन्यासकार हैं हमारे ठाकुर प्रसाद सिंह। इनका उपन्यास है कुब्जा सुंदरी, बाद में आदिम नाम से प्रकाशित हुआ। तो किस नाम से प्रकाशित हुआ? आदिम। 7 घरों का गांव आदि प्रकाशित है। कुब्जा सुंदरी में संज्ञा नामक युवती अपने नपुंसक पति का त्याग कर अपने एक ऐसे सहपाठी के साथ संबंध जोड़ लेती है जिसे वह पहले से प्रेम करती थी, किंतु तब उन दोनों ने ही उसे गंभीरता से नहीं लिया था। 7 घरों का गांव में मिर्जापुर जिले में स्थित 7 घरों के वाघमारा गांव की कहानी कहने की चेष्टा कही गई है। विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि इनके उपन्यासों के नाम। कृष्णचंद्र शर्मा भिक्षु ने लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे हैं। आदमी का बच्चा, संक्रांति, भंवरजाल, नागफनी, सोनघा देवता की घाटी, सोने का मृग, महाश्रमण सुने और उनकी परंपराएं सुने, अंसंत गत्ता, रेवती, लाल ढंग, मौत की सराय, योग माया, एक और ययाति, रक्त यात्रा, दूरवा, चंदन वन की आग तथापि कदाचित महाछंद प्रकाशित हैं। भिक्षु इतिहास, दर्शन, धर्म और दर्शन के अध्येता हैं। उनके अनुसार काल प्रवाह में मूल्य और विचारों की संक्रांति बनी रहती है। विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इनकी, तो हम नहीं पढ़ेंगे। इनके महाछंद उपन्यास से कथन यहाँ पे दे रखा है। अथ और इति का यह छंद इस बात की पुष्टि करता है कि जन्म और मृत्यु ही ध्रुव सत्य हैं। जन्म और मृत्यु से परे यदि कोई तत्व है तो वह आत्मा, जो परमात्मा का बिंब बनकर जीवात्मा में निवास करती है। तो किसके उपन्यास है? महाछंद। और कहाँ से, किसका है? कृष्णचंद्र भिक्षु जी का। अगले उपन्यासकार हैं हमारे रामदृश मिश्र। इनके उपन्यास है बीच का समय, सूखता हुआ जल, दांत का सफर, अपने लोग, आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, थकी हुई सुबह, 20 बरस, परिवार, एक कथा कलाकार आदि उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसी विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। बीच का समय अनमेल विवाह की त्रासदी से पीड़ित प्रोफेसर शील और उसकी छात्रा रीता के सहज आकर्षण और उससे उत्पन्न तनाव की बड़ा ही यथार्थ चित्र खींचा गया है। अगला उपन्यास है सूखता हुआ तालाब। में अपनी जड़ नैतिकता के बंधन से जकड़े हुए गांव की क्रमशः सूखते हुए जीवन रस का चित्रण किया गया है। रात का सफर में एक ही रात की ट्रेन यात्रा में रीता का 6 महीने का अनुभव मूर्त हुआ है। तो किसका? रीता का। कैसे? रात का सफर एक ट्रेन यात्रा के ऊपर है। अपने लोग बड़ा उपन्यास है। इसकी कथा का केंद्र गोरखपुर नगर है, किंतु नगर की कथा के साथ गांव से भी जुड़ा है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांव और नगरों में होने वाले सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव का यथार्थ चित्र अंकित किया है। आकाश की छत की विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। भाड़ की विभीषिका से घिरे हुए मनुष्य की मानसिकता का यथार्थ चित्र खींचा है। बिना दरवाजे का मकान में दीपा जैसी कर्मठ नारी का जीवन संघर्ष और अनेक दवाओं के बीच उसके अपराजय जिजीविषा का प्रभावी और मार्मिक चित्रण किया गया है। दूसरा घर में भिकमंगे का बेटा कमलेश एमए करने के बाद गुजरात के एक महानगर में प्रवेश करता है। सुदूर प्रदेश में अपने ग्रामांचल की याद घनीभूत होकर उसकी स्मृति में छा जाती है। इस रूप में उसका टूटता बिखरता ग्रामांचल अपनी सघनता और संश्लिष्टता में मूर्त हो जाता है। थकी हुई सुबह ऐसे ग्रामीण नारी की कहानी है जो अपनी पति की दायित्वहीनता के चलते एक नेता पुरुष की कृपा से शिक्षित होकर समाज में अपना स्वतंत्र स्थान बना लेती है, किंतु इस क्रम में उसकी स्थिति विडंबनापूर्ण हो जाती है। वह नेता पुरुष रामधन की रखेल बनकर रह जाती है। अपनी समाप्ति के साथ उपन्यास एक प्रश्न छोड़ जाता है कि अंधेरे से लड़ने के प्रयत्न में आज भी नारी लेन देन की स्पृहा पाले हुए पुरुषों के जाल में फंसकर कहीं अपना कुछ बहुत मूल्यवान खोने का कहीं लाचार है तो नहीं हो रही। 20 बरस इसका ये रिपोर्टार शैली में लिखा हुआ उपन्यास है, महत्वपूर्ण है। इसमें लेखक एक पत्रकार के रूप में पिछले 20 वर्षों में बदले हुए गांव के जीवन का यथार्थ चित्र खींच रहा है। अगले हमारे उपन्यासकार हैं मोहन राकेश।
अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल और अंतराल इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है। अंधेरे बंद कमरे में दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरिवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन और उसकी विसंगतियों का चित्रण है। हरिवंश और नीलिमा दाम्पत्य के बंधन में बंधे हैं। दोनों अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास चाहते हैं। इस क्रम में परस्पर सहयोग भी करते हैं और ईर्ष्या भी। इस असह घुटन अनुभव करते हुए न ठीक से जुड़ पाते हैं न टूट पाते हैं। दोनों अंधेरे बंद कमरे में छटपटाते रहते हैं। न आने वाला कल में पहाड़ी प्रदेश के एक मिशनरी स्कूल में काम करने वाले हिंदी के प्राध्यापक नरूला के त्यागपत्र देने की घटना को केंद्र में रखकर स्कूल के वातावरण और गंदी गंदी राजनीति तथा लोगों के प्रतिदिन की छोटी छोटी समस्याओं का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास की विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। अंतराल में स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलता को और सूक्ष्म स्तर से पहचाना गया है। श्यामा विधवा है, इसके इसकी एक बच्ची भी है। उसका परिचय कुमार से होता है। दोनों एक दूसरे के निकट आते हैं और श्यामा लौट जाती है। कुछ वर्षों बाद दोनों पुनः मुंबई में मिलते हैं। इस बीच कुमार ने विवाह कर लिया है, किंतु वह पत्नी से संतुष्ट नहीं है। एक दिन श्यामा कुमार के फ्लैट पर आती है। दोनों अपने अंतर मन की बात एक दूसरे को प्रकट करते हैं, किंतु श्यामा के मन में मृत पति की स्मृति शेष है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है। कुमार भी उस दुबली पतली पीली सी लड़की को भूला नहीं है जिससे कभी वह ब्याह करना चाहता था। इसलिए दोनों चाहकर भी नहीं मिल पाते और अंतराल बना रहता है। इस प्रकार मोहन राकेश ने अपने उपन्यासों में आधुनिक संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों, उनकी जटिलताओं, विसंगतियों, तनावों, द्वंद्वों और अंतर विरोधों का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। अगले उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल, जिनका उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, राग विराग आदि महत्वपूर्ण हैं। और जो इनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है राग दरबारी, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। सीमाएं टूटती हैं एक परिवार के टूटते बनते जटिल संबंधों की कथा है। ये मत बस इतना याद रखना, सीमाएं टूटने की कथा वस्तु क्या है कि टूटते बनते जटिल संबंधों की कथा है। पड़ाव उपन्यास श्रीराज शुक्ल के राग दरबारी के बाद महत्वपूर्ण उपन्यास है। उपन्यास व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें गांव से आकर शहरों में मकान बनाने वाले मजदूरों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। तो पहला पड़ाव में की विषय वस्तु क्या है, तो गांव से शहर आकर मजदूरी करने वाले, मकान बनाने वाले मजदूरों के जीवन चित्रण है। एक और गांव में आए हुए बेहद गरीबी से जीने वाले मजदूर अशिक्षित असंगठित मजदूर हैं। दूसरी ओर बड़े बड़े ठेकेदार और इंजीनियर हैं जो हर स्तर पर उनका शोषण करते हैं। बीच में पड़ने वाला है मध्यम वर्ग, जो आज की व्यवस्था की ही उपज होने के कारण असंवेदनशील और सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति निष्ठा रहित है। अगला इनका उपन्यास है विश्रामपुर का संत। महामहिम राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद को केंद्र में रखकर लिखा गया है। कुंवर साहब विलायत से बैरिस्ट्री पास है। उनके बड़े भाई पुरानी कांग्रेसी और सत्याग्रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। इस उपन्यास में लेखक ने कुंवर साहब को माध्यम बनाकर कांग्रेस शासन में राजनीतिक अवसरवाद का लाभ उठाकर सामंतीय मानसिकता वाले बड़े ताल्लुकेदारों को ऐश्वर्य एवं भोग लिप्सा तथा भूदान आंदोलन की व्यर्थता की कलई खोलकर रख दी है। विश्राम के संत मतलब मुख्यतः राजनीतिक है। अगले उपन्यासकार हैं हमारे मस्तराम कपूर। एक सदीबांज, विपथगामी, विजय पुरुष, रास्ता बंद, काम चालू, नाक का डॉक्टर आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। महत्वपूर्ण उपन्यास है गुनाहों का देवता, एक भावुकतापूर्ण करुण प्रेम कहानी है। चंदर और सुधा, तो गुनाहों देवता के पात्र कौन है, चंदर और सुधा का प्रेम काल्पनिक किशोर भावुकता की उपज है। उनका संबंध आज की जटिल सामाजिक यथार्थ से नहीं जुड़ पाता है। सूरज का सातवां घोड़ा इलाहाबाद के एक मोहल्ले के निम्न मध्यम वर्गीय लोगों की तस्वीर पेश करता है। माणिक मुल्ला इसका प्रमुख पात्र है। माणिक मुल्ला कहते हैं, देखो यह कहानियां वास्तव में प्रेम नहीं वरन उस जिंदगी का चित्रण करती हैं जिसे आज का निम्न मध्यम वर्ग जी रहा है। उसमें प्रेम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आज का आर्थिक संघर्ष, नैतिक विशृंखलता, और इसलिए इनका इतना अनाचार, निराशा, कटुता और अंधेरा मध्यम वर्ग पर छा गया है।
पर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिनसे हमें हमेशा अंधेरा चीरकर आगे बढ़ने, समाज व्यवस्था को बदलने और मानवता के सजग मूल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा दी है। इस उपन्यास को उसके शिल्प के वैशिष्ट्य के कारण विशेष महत्व दिया गया है। नेमीचंद जैन जी का कथन यहाँ महत्वपूर्ण है। उपन्यास में आशा और आस्था का आरोप निष्कर्षवादी अधिक है। कथा में प्रस्तुत मानवीय स्थिति से सजग निःसृत नहीं। अगले उपन्यासकार हैं कृष्ण बलदेव वैद। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में पीएचडी की है, साथ में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क पास्टरडम में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे हैं। इनके उपन्यास से उसका बचपन, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, दूसरा न कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज, महत्वपूर्ण, नर नारी, माया लोग, एक नौकरानी की डायरी आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। उसका बचपन एक निम्न मध्यवित्त परिवार के छोटे से बालक वीरू की मानसिक विकास का बड़ा सूक्ष्म चित्र अंकित है। किस प्रकार अपने जीवित परिवेश के दबाव में के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया करता हुआ छोटे से बालक का मानसिक विकास होता है। यह नेमीचंद जैन जी का कथन है। जीवन के एक अत्यंत छोटे से टुकड़े को सभी सूक्ष्मता से और तीखेपन से अंकित किया गया है। वह किसी बृहत्तर सत्य को अपने भीतर समेटता और उद्घाटित नहीं करता है। नर नारी का स्त्री पुरुष में अंतराल विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। एक नौकरानी की डायरी की विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। एक नौकरानी की डायरी शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों में चौका-चूल बर्तन करने वाली एक युवा होती नौकरानी की डायरी है। नौकरानी थोड़ी पढ़ी लिखी और संवेदनशील है। उसे वे सब लोग अच्छे लगते हैं जो उससे ठीक तरह से बात करते हैं। उसे यह एहसास नहीं होने देते कि वह एक नौकरानी है। वह कई घरों में काम करती है। उसका अंतरंग परिचय कई तरह के लोगों से है, उनके पारिवारिक जीवन और उनकी मानसिकता से है। साथ ही उसके सपनों की एक अलग दुनिया है जहाँ ऊट-पटांग ख्वाहिशें हैं, खतरनाक और खूबसूरत जानवर, इंसान जिनके साथ वह खेलती है, नाचती है। डायरी में उसने दूसरों के मन की बातें अधिक कही हैं, अपने मन की कम। उपन्यास का अंत नौकरानी की बीवी और अखबार वाले साहब के यहाँ काम छोड़ने देने से होता है। कारण यह है कि चोरी हो या मर्डर, अभिजात वर्ग के लोगों का शक नौकरानियों पर ही जाता है। बीवी जी भी इसका अपवाद नहीं थी और डायरी लेखिका एक नौकरानी ही थी। नौकरानी का काम छोड़ना अभिजात्य वर्गीय मानसिकता के प्रति एक प्रतिरोध है। उपन्यास पठनीय है, मतलब पढ़ने लायक है। विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ और काला कोलाज। वैद्य जी ने ऊब, ऊल जलूल, भटका, बिखराव, कुंठा, नकार, कायरता, गालिजपन का चित्रण किया है। ये उपन्यास एब्सर्ड उपन्यास यानी कि उपन्यासों की परंपरा में रखा जा सकते हैं। तो उपन्यास किसको कहा जा सकता है? विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ और काला कोलाज। वस्तुतः कोलाज पेंटिंग की दुनिया का शब्द है। इसका प्रयोग उस शैली विशेष के लिए किया जाता है जिसका प्रयोग आधुनिक एंटी नोवेलिस्ट ने किया। वैद्य जी निश्चित रूप से तथाकथित आधुनिक एंटी नोवेल की परंपरा से प्रभावित हैं। अगले उपन्यासकार हैं हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनके उपन्यास है सोया हुआ जल, जिसमें सिनेरियो शिल्प में लिखा गया है। एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। रात्रिशाला, जिसने विभिन्न कमरों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग ठहरे हुए हैं, संसार का प्रतीक है और पहरेदार लेखक की संवेदनशील चेतना का। रात्रि अवचेतन मन के घने अंधकार के प्रतीक माने जा सकती है। पागल कुत्तों का मसीहा अगला उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल का लघु उपन्यास है। पागल कुत्ते संदर्भहीन और रूढ़ी जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं। उपन्यासकार ने दिखाया है कि हम पुराने मूल्यों से व्यर्थ चिपके रहते हैं। हमें इनके प्रति अंध मोह को त्याग कर नई आस्था का स्वागत करना चाहिए। सूने चौखट इनका अगला उपन्यास है। बाल मन में पड़े हुए प्रभावों, गरीबी, बिखराव, उपेक्षा, चिड़चिड़ापन का स्मृति संदर्भ के सहारे उकेरा हुआ चित्र है। इसके आधार पर उनकी रचना दृष्टि को समझा जा सकता है। हमारे अगले उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद सिंह। आंचलिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। नारी गली आगे मुड़ती है, मंजूषिमा, औरत, इनके 3 आधुनिकता बोध के उपन्यास हैं। गली आगे मुड़ती की विषय वस्तु युवा आक्रोश, छात्र आंदोलन, विश्वविद्यालय के अध्यापकों की राजनीति, समाज विरोधी तत्वों और प्रक्रियावादी शक्तियों का छात्र आंदोलन की गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश, रामानंद तिवारी जैसे आदर्शवादी छात्रों का संघर्ष और अंत में टूटकर काशी छोड़ने का निश्चय आदि का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है इनका मंजूषिमा। महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है?
अपनी पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा को केंद्र में रखकर उसके प्राणों की रक्षा के लिए किए गए अपने अथक प्रयत्नों को रचनाकार की निर्वैक्तिकता का निर्वाह करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ मूर्त किया गया है। तो मंजूषिमा किसके ऊपर लिखा है? उन्होंने अपनी बेटी यानी कि मंजू के ऊपर। अगला उपन्यास है औरत में बिहार से लगे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग की नारी की उत्पीड़न की कहानी कही गई है। लेखक ने लगभग 1 दर्जन नारी पात्रों के माध्यम से उनके दमन शोषण साथ ही उसकी उनकी तेजस्विता और प्रतिरोध की को वाणी दी है। अगले उपन्यासकार है हमारे राजेंद्र यादव। इनके उपन्यास है प्रेत बोलते हैं, बाद में जो कि सागर आकाश नाम से प्रकाशित हुआ, उखड़े हुए लोग, उल्टा शहर मात, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजाने पुल आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रेत बोलते हैं जो कि सारा आकाश नाम से प्रकाशित हुआ में मध्यम वर्गीय जीवन की जड़ संस्कारों की आबद्ध समर के माध्यम से पूरे समाज की जड़ता का चित्रण किया गया है। विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। 1 इंच मुस्कान के पात्र अमर रंजना पूछे गए हैं और ये राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जी ने सह लेखन में लिखा हुआ उपन्यास है। अमर और रंजना दोनों ब्याह के बंधन में बंधने वाले होते हैं। इस बीच में अमला आ जाती है। अमला कलकत्ते में रहती है, पति परित्यक्ता आधुनिक नारी है, अमर की कहानियों की प्रशंसिका है। एक साक्षात्कार के बहाने अमर कलकत्ता पहुंचता है और अमला उसे विवाह बंधन से दूर रहने का अनुरोध करती है। अमर रंजना के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। वह 1 महीने से अपना उपन्यास पूरा करके अमला को समर्पित कर देता है। इसके भीतर गहरा अंतर्द्वंद चलता रहता है और वह बीमार पड़ जाता है। रंजना सच्चे मन से उसकी सेवा करती है और स्नेह द्रवित होकर वह विवाह कर लेता है। अमला कलकत्ता से शिमला होते हुए दिल्ली आती है, फिर उसका जादू अमर पर चल जाता है। एक दिन रंजना दोनों को नितांत एकांत क्षणों में एक साथ देख लेती है। वह अपने को अपमानित अनुभव करती है और दिल्ली छोड़कर अपनी एक सहेली के यहाँ चली जाती है। कुलटा और मंत्रविद इनके अन्य दूसरे उपन्यास हैं। मानव मन के रहस्यों का यथार्थ अंकन किया गया है इन उपन्यासों में। राजेंद्र यादव जी ने लिखा है, बहुत ही कंफ्यूज हो गया हूँ ना, क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और अंधेरे के गीत गाना अपने साथ दूसरों के साथ विश्वासघात लगता है। कदाचित इसलिए इधर कई वर्षों में आपने कोई उपन्यास प्रकाशित नहीं हुआ, उधर बहुत दिनों बाद आपका एक उपन्यास, एक था शैलेंद्र प्रकाशित हुआ। तो एक था शैलेंद्र किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव जी का। इसमें कथानायक शैलेंद्र को केंद्र में रखकर लिखा गया है। 1940 से 50 के बीच की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों का सजीव अंकन किया है। अगले हैं उपन्यासकार हमारे निर्मल वर्मा, जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। रामचंद्र तिवारी सीरीज भाग 26 प्रश्न श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना आधुनिक भावबोध के अंदर है। आधुनिक भावबोध के अंतर्गत यह भी है कि मानवता के भविष्य निर्माण के संघर्ष में हम और भी अधिक दत्ताचित्त हों और हम वर्तमान स्थिति को सुधारें, नैतिक हास को थामें, उत्पीड़ित मनुष्य के साथ एकात्म होकर उसकी मुक्ति के लिए उपाय योजना करें। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है ए इंद्रनाथ मदान, बी रामचंद्र तिवारी, सी मुक्तिबोध या डी नगीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुक्तिबोध। ये महत्वपूर्ण आप याद रखेंगे। अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना आधुनिक भावबोध के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, कौन आधुनिक भावबोध को एक प्रक्रिया मानते हैं? वे कहते हैं इतना साफ हो चुका है कि यह एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में स्वीकृत मूल्य अस्वीकृत होकर फिर बनते मिटते रहते हैं। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए इंद्रनाथ मदान, बी रामचंद्र तिवारी, सी मुक्तिबोध या डी नगेंद्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंद्रनाथ मदान। क्वेश्चन नंबर 3, अपने वर्तमान के प्रति तीव्रतम सजगता आधुनिकता का केंद्रीय तत्व है। कथन किस आलोचक का है? महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ए रामचंद्र तिवारी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी इंद्रनाथ मदान या डी मुक्तिबोध। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामस्वरूप चतुर्वेदी। कृष्णचंद्र भिक्षु का उपन्यास कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आदमी का बच्चा, ऑप्शन बी संक्रांति, सी भंवरजाल, डी नागफनी या ई सभी इन्हीं के हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई सभी इन्हीं के उपन्यास हैं। कौन से उपन्यास उपन्यासों की परंपरा में रखे जा सकते हैं? विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, काला कोलाज,
या उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो ये उपयुक्त दोनों ये उपन्यास जो कि कृष्ण बलदेव वैद्य जी के हैं, ये दोनों उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगी क्लास आप लोगों को पसंद आई हो। अगर क्लास पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप लोग हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड SHAILY शैली 11 यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।